In this video, we are going to study about the equilibrium. But before moving further, हम देख लेते हैं कि ये जो equilibrium term है हमारे पास, इसका basic concept क्या है, meaning क्या है. So ये जो equilibrium term है, as you can see, it is written equi. So it is somehow related with equal or balance. And what we are balancing here, we are dealing with the equality or balance of forces. जब भी आपके पास फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, इक्वल होंगी, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू study the equilibrium or balance of forces in the case of body. But before starting further, we are going to see that what is the Newton's first law. It states that the body is in rest or uniform motion in a straight line if no resultant or net force acts on it. अब यहाँ पे कंडीशन है कि आपके पास रिजल्टेंट और जो नेट फोर्स है वो जीरो है. व्हाट डज इट मीन? रिजल्टेंट और नेट फोर्स मीन्स सम ऑफ फोर्सेस. ठीक है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर देते हैं नो नेट फोर्स से. ठीक है. तो वो आगे हम लेटर राउंड उसको एक्सप्लेन भी करेंगे. अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि सम ऑफ फोर्सेस और नेट फोर्स जो है वो बॉडी की जब जीरो होगी, ठीक है, फोर्सेस एक्ट तो करेंगी बॉडी पे, लेकिन आपके पास जो उनका रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा. जब उनको हम एडअप करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा इट शुड बी जीरो. देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन और यूनिफॉर्म मोशन. अब अगर हम इस बुक के केस को ऑब्जर्व करें, द वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड this is the action. So every reaction has a reaction which is equal in magnitude but opposite in direction. So let's suppose if the weight of this book is 2 Newton, then obviously the reaction will be 2 Newton according to Newton's third law, which states that action is equal to reaction but opposite in direction. So हम ये कह सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो उन्होंने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर दिया और एज अ रिजल्ट बॉडी जो है वो अब रेस्ट कंडीशन में है. इट इज़ नॉट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स. वो किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में कहीं भी मूव नहीं करेगी, वो अपनी रेस्ट कंडीशन को मेंटेन करेगी. लेकिन अगर इसको मैथमेटिकली हम देखें, ठीक है, इफ वी आर सेइंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन बुक, ठीक है, अगर हम बुक के ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम तो एक्शन प्लस रिएक्शन करेंगे विच विल गिव अस 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 4 न्यूटन. तो टेक्निकली तो ये चीज़ रॉन्ग हो गई है. ठीक है. इट मीन्स कि हम मैथमेटिकली कहीं पे कोई ना कोई चीज़ स्किप कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं. सो बेसिकली हम क्या चीज़ स्किप कर रहे हैं, हम साइन कन्वेंशंस नहीं कंसीडर कर रहे. जब भी आपके पास अपवर्ड फोर्सेस एक्ट करती हैं और जब डाउनवर्ड भी फोर्सेस एक्ट करती हैं तो इनकी एक स्पेसिफिक साइन कन्वेंशंस है. अपवर्ड फोर्सेस आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव वेयर एज डाउनवर्ड फोर्सेस आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज नेगेटिव. अगर अब हम एक्शन प्लस रिएक्शन करेंगे तो एक्शन इज द वेट, it will become minus 2 Newton plus reaction 2 Newton, minus 2 Newton plus Newton is 0 Newton. So this is how we can say mathematically as well that body is in rest condition. सेम केस अब हमारे पास इस फ्रेम का है. ठीक है. अगर हम इस फ्रेम को देखें, द अपवर्ड फोर्सेज आर द टेंशन इन द स्ट्रिंग वेयर एज द डाउनवर्ड फोर्सेज वेट. अब अगर आपके पास अपवर्ड फोर्सेस इक्वल हैं डाउनवर्ड फोर्सेस के, देन डेफिनेटली फ्रेम रेस्ट कंडीशन में होगा क्योंकि टेंशन और वेट इक्वल थे, इफेक्ट कैंसल आउट हो गया. लेकिन अगर टेंशन इक्वल होगी किसी भी हैंगिंग ऑब्जेक्ट की तो डेफिनेटली द ऑब्जेक्ट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसी तरह से अगर वेट आपके पास ग्रेटर है एज कंपेयर टू टेंशन, सो द ऑब्जेक्ट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. The same case is with this wooden log. Now the forces are acting on this wooden log, which states that if the upward forces F1 plus F2 is equal to the downward forces, which is the weight, then this upward force is equal to downward force. They will cancel out each other effect, and as a result, the body will be in rest condition or balanced form.
Now, the definition of equilibrium states that a body is said to be in equilibrium. Body हमेशा equilibrium पे होगी when no net force acts on a body. Now, what is the meaning of no net force? इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई force act नहीं कर रही. Forces तो act कर रही हैं. As you have seen, the tension, the weight. In this case, the pulling force and the weight. ठीक है, लेकिन फोर्सेस तो एक्ट करती हैं, बट जब हम उनका सम करते हैं तो वो सम जीरो आता है. सो दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दोज कंडीशंस. अब यहाँ पे टू कंडीशंस हैं. द फर्स्ट कंडीशन स्टेट्स दैट resultant of all forces acting on a body is zero. For example, there are three forces which are acting on a body. अब ये जब हम इन थ्री फोर्सेस का सम करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा. अब सेकंड कंडीशन क्या है? इट इज सेइंग दैट रिजल्टेंट टॉर्क. व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो जब आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी जीरो होगा तब आप कहोगे कि हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. सो जब वो एडअप होंगे तो उनका सम जीरो होना चाहिए. अब हम देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जरा डिटेल में. ठीक है, ये एक आपके पास इक्वेशन है दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू सो ऑन Fn दैट इज इक्वल टू सिग्मा F इज इक्वल टू जीरो. अब ये Fn इस चीज का क्या रीजन है? इट मीन्स कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है. इट इज नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ 5 फोर्सेज ऐड करनी है, 10 फोर्सेज, 100 फोर्सेज. नो, you can add all forces which are present in that situation or scenario. उस केस में जितनी फोर्सेज हैं आपने सब ऐड करनी है. n नंबर, n could be anything, वो कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है, एनी नंबर, आप कोई भी नंबर ऑफ फोर्सेज को ऐड कर सकते हो. अब ये सिग्मा क्या चीज है? it is the Greek letter which means sum. It means that we have added all the forces and the sum of forces, it means that sum of forces is zero. अब यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे कंसीडर नहीं कर लेते कि सिंपल हमारे पास फोर्सेस जीरो हो गई. दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स बार, दिस इज वाई बार. So we have to consider the x component as well as y component. When all the x component of forces are zero, when all the y components of forces are zero, then we say that total force acting on a body is zero. अब आ गई second condition of equilibrium which states that resultant of torque acting on a body is zero. Now there is a question. Why we need second condition of equilibrium? जब आपके पास फर्स्ट केस में सम ऑफ फोर्सेस जीरो हो गया, देन व्हाई वी नीड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? सो टू ऑब्जर्व दिस थिंग, टू नो द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन, हम देखते हैं कि हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज बेसिकली अ लाइन जिसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है. ठीक है, अब इस फिगर में अगर हम देखें, द फर्स्ट पार्ट, force 1 is acting in this direction, force 2 is acting in this direction. This is the line of action of force which is same here. And if the value of force F1 is 3 Newton and this is also 3 Newton, then what will happen? They are equal in magnitude, opposite in direction, so they will cancel out each other effect. अब इस चीज को अगर आप प्रैक्टिकली अभी देखना चाहो, what you can do, just take a pencil in this way, place it in horizontal way and apply the force in this direction and in this direction. You will observe that the line of action of force is same. So the pencil will not move, it will remain at its position when you are stretching it. But what will happen? Now look at the second figure. Here the force 1 is acting on this line, force 2 is acting here. Now their line of action of force is different. बेशक यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पे भी 3 न्यूटन फोर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, बट दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट ईच अदर. फर्स्ट केस में तो ये फोर्सेस ने कैंसल आउट कर दिया और बॉडी आपके पास
रेस्ट में रहे। लेकिन सेकंड केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे बॉडी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इसकी एग्जांपल ऐसे आप देखो कि अगर ये आपके पास इसी तरह पेंसिल है, नाउ अप्लाई द अपवर्ड फोर्स ऑन निप साइड, रेजर साइड पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करो, सो यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास तो ये रोटेशन प्रोड्यूस हो गई, पेंसिल हैज स्टार्टेड रोटेटिंग टॉर्क क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक रीजन है कि जब वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स is different, then torque is produced. So that's why we have to satisfy दिस कंडीशन एज वेल कि जब टॉर्क आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा तो आपने कोशिश करनी है कि सम ऑफ टॉर्क्स भी इक्वल हो। अगर आपके पास किसी केस में क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, सो यू द फोर्सेस शुड एक्ट इन दिस वे कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी हो, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें और आपके पास जो सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द स्टेट है वो जीरो हो, देन वी कैन से दैट सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइज। और अब आपके पास नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ना उसका कोई इफेक्ट एक्ट कर रहा है, और बॉडी जो है वो अपनी कंडीशन को मेंटेन करेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगी।